हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए कंप्यूटर की सेकंड क्लास है। इसके पहले 21 क्लासेज में आपका पंचायती राज फिनिश हो गया। जो भी स्टूडेंट नए हैं इसी चैनल पे आप जाइए, पिछले वीडियो देखिए या प्लेलिस्ट देखिए, बीपीओ मेंस की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहाँ आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी। तो आप पंचायती राज भी कर सकते हो। देखो कंप्यूटर को हमने कैसे डिवाइड कर रखा है। कंप्यूटर के देखो मुख्यतः 3 पोर्शन में आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, मीन्स 1% चेंज हुआ वो भी नहीं हुआ। कैसे? कंप्यूटर क्या है उसका इतिहास जो आपने पहली क्लास में पढ़ा है। इसके बाद कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, सीपीयू के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, ये सारी चीज़ें आपकी स्टैटिक हो गई। दूसरा पोर्शन आपका आ जाता है एप्लीकेशन बेस्ड। जितने भी कंप्यूटर के आप प्रोग्राम या एप्लीकेशन यूज करते हो एमएस ऑफिस वाले, उनसे अब क्वेश्चंस आने लगे ज़्यादा मात्रा में कि कैसे किसी फाइल से दूसरी फाइल में जाएं, शॉर्टकट कीज क्या होनी चाहिए, अल्ट का कैसे यूज करो, एक्सेल से पूछे जाएंगे, वर्ड से पूछे जाएंगे। तो दूसरा चीज़ है एप्लीकेशन बेस्ड। फिर तीसरा चीज़ है कुछ नए टॉपिक्स जो कंप्यूटर में न्यू टेक्नोलॉजी आई हैं आपकी, जैसे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। इससे क्वेश्चंस आजकल सबसे ज़्यादा आने लगे। इसको हम लास्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं या ये नया है तो ये पोर्शन हम छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे फाइट हो रही एक एक नंबर के लिए। अगर जब हम टारगेट करते हैं कि 90 प्लस, 100 में से 90 प्लस ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपको ऐसा लगे कि पढ़ के गए हो, तो फिर एक सिंगल क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्लस हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो उसमें आ सकती है। सेम तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड क्लास है। आज का टॉपिक क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में आप क्या पढ़ते हो? बहुत सारे पोर्शन है। इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, मेमोरी डिवाइसेज हैं, और जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो पूरा आ जाता है हार्डवेयर में। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी ये 25 से 30 पेजेज का हो जाएगा। काफ़ी आसान भाषा में पढ़ेंगे और हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, हार्डवेयर पहले जान लेते हैं किसे बोलते हैं। कंप्यूटर मशीन तथा उसके सारे कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। जो कंप्यूटर की मशीन होती है और उससे अटैच जितने भी कलपुर्जे होते हैं, सामान्य भाषा में अगर बोले तो जिस चीज़ को, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या हो जाता है? हार्डवेयर होता है। ठीक है, भौतिक पार्ट है। तो वो सभी भाग जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, देखने के साथ साथ देख तो आप प्रोग्राम को भी सकते हो, जो प्रोग्राम होता है सामने से लिखा हुआ होता है, लेकिन इसे आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो केवल देख लो बस। आगे चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रमुख भाग, इसमें पूरा हार्डवेयर समझ जाएगा आपका क्या क्या है। एक होते हैं इनपुट डिवाइसेज, जो कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करते हैं। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है आप लोग जानते ही होंगे। किसी भी चीज़ को, देखो कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर से करानी है तो आप क्या करोगे? उसे निर्देश दोगे। निर्देश कैसे दोगे? इनपुट, इसी को ही बोलते हैं इनपुट। अब या तो इनपुट आपको कंप्यूटर की भाषा में दोगे, या नहीं देना है तो आप अपनी भाषा में दोगे। कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर की भाषा में। फिर कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा? आउटपुट करेगा। आउटपुट कंप्यूटर हो सकता है अपनी भाषा में करे, फिर कोई सॉफ्टवेयर होगा वो इसको क्या कर देगा? आपकी भाषा में कन्वर्ट करके आपको फाइनली जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। ये होता है पूरे कंप्यूटर का प्रोसेस। अब जब आप इनपुट देते हो तो इनपुट आपका कहाँ स्टोर होगा? उसके लिए आपको मेमोरी चाहिए। फिर कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर देगा। प्रोसेस होने के बाद जो डेटा आउटपुट आएगा उसके लिए भी मेमोरी चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। तो मेमोरी यूनिट यहाँ पे आ जाती है। तो एक तो हो गए इनपुट डिवाइसेज, दूसरे हो गए भंडारण यूनिट या मेमोरी यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, फुल फॉर्म्स आते हैं, किस मेमोरी का क्या यूज है, नई मेमोरी जो आ गई हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर तीसरा है सिस्टम यूनिट, जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है कैसे बना होता है। सीपीयू किसे बोलते हैं, एएलयू किसे बोलते हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी क्या होती है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इन सबका अलग से हम देखेंगे किसका क्या काम है। फिर आखिरी होता है आउटपुट यूनिट, जो आपने सारा प्रोसेस कराया कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर उसको डिस्प्ले करेगा लास्ट में।
आउटपुट देगा किसी न किसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपने मांगा होगा। तो वो सारी आउटपुट यूनिट्स पढ़ेंगे जो आउटपुट दिखाती हैं। इनपुट डिवाइसेज, आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे? इनपुट डिवाइसेज देख लेंगे प्लस मेमोरी यूनिट्स। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए हम आउटपुट डिवाइसेज देखेंगे और जो भी चीज़ बच जाएगी वो सारी चीज़ देख लेंगे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में क्या होगा? डेटा किसे बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। जो आप डेटा कंप्यूटर में डालते हो या जो उससे प्रोग्राम डालते हो या अनुदेश या निर्देश, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को जब आप देते हो या उसमें स्टोर करते हो या उसको डालते हो, ठीक है। तो इसको करने के लिए कंप्यूटर में जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ये सारे काम, या तो आप डेटा डालोगे या प्रोग्राम डालोगे या उसको कोई निर्देश दोगे, ये सारे काम को करने के लिए क्या कंप्यूटर में जिन उपकरणों का, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वे सभी इनपुट डिवाइसेज कहलाते हैं। इतना ध्यान रखो। जैसे अभी मैं ये लिख रहा हूँ, तो इनपुट डिवाइस इसमें क्या है? एक पेन टैब है, एक पेन है जिसपे मैं लिख रहा हूँ। तो पेन टैब और पेन की सहायता से लिख रहा है, तो ये इनपुट दिया जा रहा है कंप्यूटर को। अगर मैं कर्सर का यूज करने लगूँ इधर उधर, तो कर्सर का भी यूज हो रहा है। माउस का यूज करने लगूँ, माउस, ये सारे इनपुट डिवाइस हो गए। एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जितने भी इनपुट डिवाइस हैं सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब वन बाई वन करके सारे इनपुट डिवाइसेज के बारे में जान लेते हैं। पहला है कीबोर्ड। इसका प्रयोग क्या होता है? कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब जो अक्षर हैं, करेक्टर हैं, ABCD, और न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल्स, नंबर्स। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा, नंबर प्लस एक करेक्टर डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। स्पेशल करेक्टर्स भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या आप कीबोर्ड का यूज करते हो। सामान्यतः 104 बटन वाला क्वालिटी कीबोर्ड प्रचलन में आता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सामान्यतः कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, बट ये पुराना हो गया, बड़ा नॉर्मल सा हो गया, ऐसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब आते हैं कीबोर्ड के कुछ भाग होते हैं, तो उसको कौन कौन से भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक तो हो गया मुख्य कीबोर्ड। अगर सब लोगों ने देखा ही होगा, कंप्यूटर कीबोर्ड होता है। मेनली क्या होता है, बस समझ लो, उसकी एक इमेज बना लो जिससे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं अगर भूल के कहीं से पूछ लिए गए। मेनली क्या होता है, कंप्यूटर लिखने के लिए एक आपको सामने अक्षर होते हैं प्लस 0 से 9 तक अंक होते हैं, बीचों बीच होते हैं आपके कहाँ पे? लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया आपका मुख्य कीबोर्ड। दूसरा फंक्शन बटन, F1 से लेके F12 तक सबसे ऊपर होती हैं, कीज होती हैं, फंक्शन कीज, सबका अलग अलग रोल है ना। उसके पहले स्टार्ट होता है एस्केप से, एस्केप के बाद आपकी F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं। अगला क्या होता है? संख्यात्मक कीपैड होता है। सबसे राइट साइड में देखे होगी संख्या होती है, ये कैलकुलेटर टाइप के सारे बटन होते हैं इसमें। तो ये हो गया संख्यात्मक कीपैड। फिर कुछ बटन होते हैं मॉडिफायर बटन। मॉडिफाई, इसका नाम ही समझ लो, नाम से ही कंप्यूटर में हर चीज़ आप नाम से परिभाषा निकाल के अंदाज लगा सकते हो। तो ये क्या करते हैं, दूसरे जो बटन है ना उनके काम को बदल देते हैं। जैसे ए है, तो ए का काम क्या है? ये लिखना, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल के साथ ए दबाओगे तो क्या होगा? सारा सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। कंट्रोल भी दबाओगे तो क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। एक्स से आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो इस तरीके, कंट्रोल C दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा। तो सबका कंट्रोल हो गया, आपका अल्ट हो गया, इसके बाद शिफ्ट हो गया या विंडोज, इनको क्या बोलते हैं? मॉडिफायर बटन। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि मॉडिफायर कीज कौन कौन सी हैं। माउस, अगला आपका इनपुट डिवाइस क्या है? इन सारी चीज़ों से आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, इतना ध्यान रखना। तो अगला इनपुट डिवाइस क्या है आपका? माउस। इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट। 1964 में माउस का आविष्कार हुआ था। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग मतलब पॉइंटर लेके जाता है। ये जो गोल गोल दिख रहा है, कोई पॉइंट कर रहे हैं, तो जहाँ पे ले जाना है पॉइंट कर रहा है कि यहाँ जाके आप काम कर सकते हो, तो इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। बीच वाले बटन को स्क्रॉल बटन, पहले जो आता था ना माउस, अब तो ऑप्टिकल माउस आ गया, कोई जरूरत नहीं होती। पहले बीच में एक बटन होता था माउस को, तो उसको ऊपर नीचे करोगे ना तो ये पॉइंटर ऊपर नीचे जाता था, पेज ऊपर नीचे चला जाता था, ठीक है। तो बीच वाले बटन को क्या है? स्क्रॉल बटन, पेज को स्क्रॉल करते थे। अगला, अब तो ऑप्टिकल माउस आ गए, तो ये प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो ऑप्टिकल माउस है वो किस आधार पर कार्य करते हैं। फिर अगला आपका इनपुट डिवाइस क्या है? ट्रैक बॉल। माउस का ही एक प्रारूप होता है। माउस, जो नॉर्मल माउस आते थे पहले, उसमें बॉल एक नीचे की तरफ होती थी, ठीक है। तो ऐसे करके माउस होता था आपका और बॉल नीचे होती थी। ट्रैक बॉल में क्या होता है? बॉल ऊपर होती है, तो ऊपर से ही टच करके आप पॉइंटर को इधर उधर कर सकते हो। अब आपको माउस नहीं हिलाना है, केवल बॉल हिलाते हो, ठीक है।
तो माउस का ही प्रारूप होता है, रबर बॉल ऊपर होती है, जिसमें क्या होगा, रबर बॉल को घुमाकर ही आप पॉइंटर को इधर उधर कर सकते हो। इसका उपयोग किस लिए, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड सेंटर आपने सुना होगा, इसके लिए इसमें किया जाता था डिजाइन वगैरह बनाने में। हाँ, ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। क्या जानकारी, अभी तक क्या क्या हो चुका है आपका, देखो पंचायती राज खत्म हो गया है, कंप्यूटर क्लासेज चल ही रही हैं, यूपी स्पेशल की क्लासेज ऐप पे प्रोवाइड कर दी गई 13 क्लासेज, बाकी बची हुई जितनी क्लासेज लगेंगी 7 8 10, यूपी स्पेशल भी इस तरीके से ख़त्म कराया जाएगा कि फिर किसी भी एग्जाम में यूपी स्पेशल में प्रॉब्लम ना हो। तो बची हुई क्लासेज कंप्यूटर के बाद आएंगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके चल रहे हैं, 4 टेस्ट हो चुके हैं, 5वां टेस्ट आपका कल होगा। हर अल्टरनेट डे पे एक टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होता है, तो दिन में आप क्या करते हो, रिवाइज करते हो, शाम में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हो जाते हैं। और भी बहुत सारे प्रोग्राम धीमे धीमे स्टार्ट होंगे, जैसे ही कोर्स का प्रेशर कम होगा ख़त्म कराने का, कोर्स जैसे ही ख़त्म होने को आएगा फिर बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जितनी भी क्लासेज जो भी हुआ है सबकी 110 पीडीएफ्स मिल जाएंगी। रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वो भी आपको मिल जाएंगे। टास्क मिल जाएंगे, टास्क मिलते रहते हैं, टास्क से क्या होता है, गैप भर जाते हैं। हर स्टूडेंट की अपनी एक समझ होती है, रिसोर्स होती है, चीज़ें होती हैं, तो उससे एक क्वेश्चन भी अगर आपका एक्स्ट्रा जुड़ रहा है जो आ सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ से फुलफिल हो जाती हैं। फिर वैल्यू एडिशन क्लासेज आपकी आ जाएंगी जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, और टाइम टू टाइम ग्रुप कॉल होती है, तो आपके जो डाउट्स होते हैं, क्वेरी होती है, वो दूर कर दी जाती है। बैच फीस 299 है, इस नंबर पे आपको पे करना है, और ये नाम चेक कर लेना, ठीक है। जीएस रेवोल्यूशन नाम अगर आप गूगल पे कर रहे हो तो जीएस रेवोल्यूशन आएगा, बाकी ये नेम आएगा। और इसके बाद जब पे कर दोगे तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप में किसी पे भी स्क्रीनशॉट भेज देना, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। ये पेड बैच की जानकारी हो गई, आगे चलते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी लिखा होता है, कहीं जॉयस्टिक इसको बोला जाता है, जॉय स्टिक। क्या है ये, जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्रैक बॉल होती है, ऊपर बॉल होती है, गेंद होती है उसके ऊपर एक, उसको घुमा के आप करते हो। अब इसमें सहायता के लिए गेंद के ऊपर एक डंडी भी लगा दी, तो इस अब डंडी की सहायता और इजीली आप घुमा पाओगे सारी चीज़ें। तो गेम वगैरह जो खेलते हैं उनको बड़ा फास्ट करना होता है, बड़ी फास्ट, बड़ी ही स्लाइडली जाना होता है, उनके लिए बनाया गया। तो बॉल के ऊपर एक छड़ी लगी होती है, घुमाने में आसानी हो जाती है इससे। वीडियो गेम वगैरह, सिमुलेटर प्रशिक्षण वगैरह, मैट लैब, कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हो तो मैट लैब में सिमुलेशन वगैरह होता था, तो वहाँ ये यूज हो सकती थी। फिर अगला लाइट पेन, प्रकाशी पेन, इसका क्या है, इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने या बारकोड पढ़ने में होता है, कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही लिख लो, आप मॉनिटर पे लिख दो, तो क्या है, प्रकाशी पेन का यूज करते थे। अगला क्या, स्कैनर। ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस है, इतना ध्यान रखना। स्कैनर, जब आप किसी चीज़ को, आपके पास क्या है, कोई फोटो है, फोटो नहीं पेज है, कोई हार्ड कॉपी है, अब इसको सॉफ्ट कॉपी में बदलोगे तो क्या, स्कैनर आ जाएगा, तो इसको स्कैन करके आप सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हो। तो कोई टेक्स्ट है, तस्वीर है या रेखा चित्र है, इसको डिजिटल चित्र में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, स्कैनर का यूज करते हैं। बारकोड रीडर, बारकोड को पढ़ने के लिए। आगे MICR, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, काम पूछा जाता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडिंग, मैग्नेटिक इंक में कोई चीज़ लिखी हो, कभी चेक वगैरह देखना तो कुछ अक्षर ऐसे लिखे होते हैं बड़े ही डिजाइनर, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, आयरन ऑक्साइड से लिखे होते हैं मेनली। जो भी मैग्नेटिक चीज़ें बनी होंगी, CD DVD, इनमें भी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो मैग्नेट की कहीं पे परत लगानी हो तो क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसका उपयोग चुंबकीय स्याही अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। बैंकों द्वारा चेक पे या डिमांड ड्राफ्ट को पढ़ने में, उसमें जो अक्षर होते हैं वो पढ़ लेते हैं बैंक। अगला है आपका OMR, जो है OMR शीट पे आप एग्जाम दोगे या दे के आए होगे कई सारे एग्जाम, उसके लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म ध्यान कर लेना। ये क्या करता है, जब आप ब्लैंक भर देते हो गोला, तो ये उसको रीड करता है ब्लू या ब्लैक में, मेनली बेसिकली ब्लू या ब्लैक में करता है। अब कुछ आ गया हो नया तो और भी रीड कर सकता है। तो ये क्या करता है, उन मार्क को रीड कर लेता है, OMR है। वेब कैमरा, आपको पता है वेब कैम से आप कॉलिंग वगैरह करते हो, वीडियो कॉलिंग वगैरह। टच स्क्रीन होता है तो टच करके आप तुरंत इनपुट स्क्रीन से ही दे देते हो, मोबाइल वगैरह वही चीज़ें हैं। माइक्रोफोन, जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है जिसमें, वो माइक्रोफोन ही है। OCR, इसका फुल फॉर्म आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ सॉफ्ट कॉपी स्कैन कर ली, ठीक है, अब वो सॉफ्ट कॉपी बन गई, उसमें क्या है, फोटो फॉर्म में है वो, लेकिन लिखा हुआ जैसे यही है, ये फोटो फॉर्म में है।
अब इसको आपको OCR चाहिए होगा, अगर इसके अक्षर चाहिए आपको, या तो फोटो ले जाओगे। OCR से जब स्कैन करोगे तो ये टेस्ट फॉर्मेट में आ जाएगी, उस टेस्ट को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर पाओगे या लिख पाओगे, उसमें चेंज भी कर पाओगे। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैन की हुई इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर ECR ATM वगैरह जो होते हैं, तो इन सबको रीड करता है। इन पे एक मैग्नेटिक, इन पे भी वो होती है, एक पट्टी होती है जिसको रीड करते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड, इनको पढ़ने में इसका यूज होता है। यहाँ पे आपके इनपुट डिवाइसेज जितने भी मेन थे वो सारे समाप्त हो गए। आगे चलते हैं। भंडारण यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। डेटा तथा अनुदेश, या तो आप डेटा स्टोर करते हो या कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हो, तो इनको प्रोसेस करने से पहले क्या होता है, मेमोरी में रखा जाता है। फिर प्रोसेस के बाद भी जो अंतिम परिणाम मिलते हैं उसको भी मेमोरी में रखना अनिवार्य होता है। इसलिए मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का समझो एसेंशियल है, इसके बिना कोई काम ही नहीं होगा। अब मेमोरी यूनिट कितनी, 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, दूसरी द्वितीयक या सहायक मेमोरी। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी देख लेते हैं। देखो ये मैंने माइंड मैप बना दिया, पहले इसको देख लेना माइंड मैप को, इसके बाद रैंडमली मैं कोई भी चीज़ कहीं से उठा के करा दूंगा परिभाषा में, यहाँ से समझ में आपको आ जाएगा कि प्राथमिक मेमोरी कितने टाइप की होती है। ये मैंने छोटा कर दिया। तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी 3 टाइप की होती है। एक स्थायी मेमोरी जिसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब जो चीज़ बदल रही हो, चेंज हो रही हो, और स्थायी है तो क्या हो जाएगी, नॉन वोलाटाइल। अस्थायी मेमोरी है तो वोलाटाइल। और एक मेमोरी थी कैश मेमोरी, बहुत तीव्र मेमोरी होती है। सेकंड नंबर की सबसे तीव्र मेमोरी होती है कैश मेमोरी। इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। मोबाइल में देखते हो ना, कैश क्लियर करते हो आता है, तो जब भी आप बार बार कोई वेबसाइट है उस पर जाते हो ना, तो वो कैश मेमोरी में सेव हो जाता है। सेव होने के बाद कंप्यूटर को क्या निर्देश दे के ना CPU तक नहीं जाता है, वो तुरंत वहीं से कैश मेमोरी से ही वापस आ जाता है और बहुत जल्दी खुल जाता है वो पेज। ये यूज होता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी पे आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी कोर्स के अंदर, अभी तो ये जान लो। स्थायी मेमोरी के फिर आगे कौन कौन से पार्ट होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे बोलते हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का मतलब क्या हुआ, रीड आप केवल पढ़ सकते हो। ये भी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में एक बार आप प्रोग्राम डाल दोगे उसको केवल पढ़ सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल, नहीं एडिटेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होगा। फिर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकली एडिटेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारे इसके क्या है, प्रोग्राम है। तो रोम, पी रोम, EP रोम और EEPROM। फिर आ जाएगी आपकी क्या, अस्थाई मेमोरी, जिसे क्या बोलते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस में आप रैंडमली कोई भी चीज़ एक्सेस कर देते हो। ये कंप्यूटर की जो भी आपके प्रोग्राम चलते हैं, जैसे अभी ये चल रहा है, ये रैम में है, जैसे ही ये पावर ऑफ होगी ये बंद हो जाएगा प्रोग्राम। और अगर ये फाइल सेव नहीं है तो ये फाइल भी आपकी क्या है, चली जाएगी, फिर नहीं आएगी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, नष्ट हो जाती है। कंप्यूटर की विद्युत बिजली चले जाने के बाद जो भी इसमें चल रहा हो वो मेमोरी में नष्ट हो जाता है। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक डायनामिक और दूसरा स्टैटिक। डायनामिक में ये बार बार क्या होता है, रिफ्रेश होता रहता है, स्टैटिक में रिफ्रेश नहीं होता है। ये तो प्राथमिक मेमोरी हो गई। लेकिन मैंने 2 पार्ट बताए थे, द्वितीयक मेमोरी भी बताई थी, वो क्या है, द्वितीयक या सहायक मेमोरी में क्या होता है, एक तो होती सीक्वेंशियल मेमोरी मैग्नेटिक टेप। इसमें सीक्वेंस के साथ, पहले आपने देखा होगा कैसेट आती थी, कैसेट में क्या होता था, एक मैग्नेटिक टेप ऐसे करके एक टेप लगा होता था, वो बराबर चलता था, एक सीक्वेंस में ही डेटा आता था उसमें। तुरंत ऐसा नहीं कि आप कहीं से बीच में से चले गए वो कर लिया, या तो उस कैसेट को आप इधर उधर करोगे तब चीज़ें होती थी। तो इस सीक्वेंस में ही जो चीज़ है उसको आप रीड कर पाओगे। तो ये तो आप धीमे, इसका ज़माना तो चला गया। दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसमें आपको जहाँ से डेटा जो चाहिए वो एक्सेस कर पाते हो। तो मैक्सिमम ये है। अब इसको मैं छोटा करके पूरा मैप दिखाई दे रहा हूँ, क्या है इसके सबके पार्ट हैं, ये पार्ट आपको ध्यान रखना है कि किस मेमोरी का कौन सा पार्ट है। तो सीक्वेंशियल मेमोरी जो है आपकी सीक्वेंशियल, उसमें क्या है, मैग्नेटिक टेप है इसका। दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क।
तो मैग्नेटिक डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क और तीसरा क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ये सारी चीज़ें इसके पार्ट, इसको ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेज के कौन कौन से पार्ट हैं, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव जो आप यूज करते हो, या मेमोरी कार्ड वगैरह, ये सारे यूज कर ही रहे हो। दूसरा ऑप्टिकल डिस्क के कौन कौन से पार्ट हैं, ब्लू रे डिस्क, BRD, CD रोम, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, फिर CDR, CDRW और DVD। इसके बाद आपका आता है चुंबकीय डिस्क। इसके कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो होता है फ्लॉपी डिस्क, तो केवल फ्लॉपी हो गया। दूसरा होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के पार्ट क्या है, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक ऑर्डर में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि ये सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही, तो जो सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीयक या सहायक मेमोरी, यहाँ पे देख लो थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया होगा, ये है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक हो गया सीक्वेंशियल मेमोरी, दूसरा हो गया डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप हो गया, डायरेक्ट एक्सेस के फिर 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट के भी इतने सारे पार्ट हैं। अब चलते हैं प्राथमिक या मुख्य मेमोरी पे। तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में, यह प्राथमिक मेमोरी जो होती है ना, वो मदरबोर्ड का पार्ट होती है, CPU का पार्ट होती है। इसको आप बार बार निकाल नहीं सकते हो, इतना ध्यान रखो। और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इसी पे ही रन होते हैं। सेव तो आप रोम में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रैम पे होते हैं। तो यह सीधा CPU यूनिट या मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है तथा हर समय संपर्क रखती है। यह अनेक छोटे छोटे भागों में बटी होती है और इन भागों को क्या बोलते हैं, लोकेशन या सेल बोलते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग किया जाता है। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो 3 है, रजिस्टर, कैश मेमोरी, इसका रोम और रैम दोनों मिला लो तो 4 हो गए, रैम और रोम। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इनकी गति तीव्र होती है, इनकी गति जो आप हार्ड डिस्क वगैरह यूज करते हो इनसे ज़्यादा तीव्र होती है, परंतु भंडारण क्षमता इनकी सीमित होती है और महंगी आती है। द्वितीयक या सहायक मेमोरी जान लीजिए, ये क्या होती है। यह मेमोरी क्या होती है, साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से जोड़ी जाती है। अब आप बोलोगे कि लैपटॉप में तो अंदर रहती है, CPU में भी अंदर रहती है, आजकल अंदर आने लगी है, हार्ड डिस्क वगैरह इसी का ही पार्ट है। तो हाँ अंदर होती है, बट वो एक कनेक्ट होती है किसी उसके थ्रू, ऐसा नहीं है। इसको निकाल भी सकते हो आप बाहर, इसके बिना कोई काम नहीं रुकेगा, ठीक है। तो यह मेमोरी साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से जोड़ी जाती है, इसे स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है वो कम होती है। नॉन वोलाटाइल है क्योंकि स्थायी है, जो भी चीज़ आप सेव करोगे वो सुरक्षित रहेगा, चाहे कंप्यूटर बंद हो चाहे चालू हो, जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करोगे या कोई वायरस ना आ जाए। स्थायी अस्थायी मेमोरी के बारे में अंतर समझ लो क्या होता है। वह मेमोरी जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर जो डेटा संग्रहित होता है वो नष्ट नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगी। और अगर नष्ट हो गया, विद्युत चली गई, बिजली चली गई और वो डेटा नष्ट हो गया, पहले क्या होता था, UPS जो आपका डेस्कटॉप होता था उसमें एक छोटा सा इन्वर्टर लगता था, वो 10 से 15 मिनट का बैकअप देता था। वो इसलिए देता था सारी चीज़ें आप सेव करके कंप्यूटर को शट डाउन कर लो, नहीं तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो खत्म हो जाएगा। तो अस्थाई मेमोरी ये कहलाती है। आगे चलते हैं, रोम जो होती है, रोम जो मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। वैसे तो क्या होता है, जितनी भी प्राथमिक मेमोरी है वो क्या होती है, आपकी अस्थाई प्रकार की होती है, लेकिन रोम इसका अपवाद है। रोम क्या होती है, प्राथमिक तो होती है लेकिन स्थायी होती है, इसमें नष्ट नहीं होता है डेटा। तो ये सारी चीज़ें यही से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। रैंडम या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जैसे मैंने बताया था, सीक्वेंशियल मतलब क्रमानुसार। तो एक क्रमानुसार जिस क्रम में डेटा डाला गया ना, आप उस क्रम में ही जाके उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे, रीड राइट कर पाओगे। लेकिन रैंडम में क्या होगा, आप रैंडमली कहीं भी जाके कोई भी डेटा को एक्सेस कर लोगे। जैसे पेन ड्राइव में आज की डेट में क्या होता है, आपने पेन ड्राइव में ओपन किया, कोई भी आप फोल्डर खोल के कैसे भी आप चला सकते हो, ये नहीं है कि जिस सीक्वेंस में डाला। तो यही अंतर है दोनों में। यदि किसी मेमोरी के डेटा को क्रमानुसार एक के बाद एक पढ़ा जाता है तो उसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल शुरुआत में ही बताया इसे कि मैग्नेटिक टेप होता है, जो पहले कैसेट आती थी आपकी, ऑडियो कैसेट ऐसे करके चलती थी, मैग्नेटिक टेप लगा होता था इस पर। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा को किसी भी सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी की, अब ये मत बोलना कि रैम का फुल फॉर्म भी है, ये रैंडमली एक्सेस कर रहे हो, रैम का भी यही सेम फुल फॉर्म होता है, लेकिन रैम के बारे में अलग से बताएंगे। जो आपकी रैंडमली एक्सेस कर सकते हो ऐसी मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम।
सबसे तीव्र मेमोरी है आपकी रजिस्टर, ये ध्यान रखना, लास्ट में मैं सबकी स्पीड भी बताऊंगा। अब आते हैं रैम पे। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? अस्थाई मेमोरी होती है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई जैसे ही बंद होगी तो रैम में जो भी डेटा संग्रहित रहेगा वो नष्ट हो जाता है। सीपीयू जो आपका होता है वो डेटा सारा कहाँ से प्राप्त करता है? रैम से। रैम को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक डायनामिक रैम और दूसरा आपका स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम में क्या है? ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है और बार बार रिफ्रेश करने की, डायनामिक है तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, और जब बार बार रिफ्रेश करते हो तो क्या इसकी स्पीड थोड़ी कम रहती है। किससे? स्टैटिक रैम से। स्टैटिक रैम क्या होती है? इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गति इसकी डी रैम जो आपकी डायनामिक रैम है उससे तेज होती है। इसका उपयोग कैश मेमोरी, जैसा मैंने बोला कि सेकंड नंबर की सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश और कुकीज आपने देखे होंगे, उसको आप क्या करते हो? क्लियर करते हो। कैश मेमोरी पे क्वेश्चंस आते हैं, आगे आएगी अभी कैश मेमोरी, तब बताऊंगा क्या है। तो इसका उपयोग कैश मेमोरी में किया जाता है, इसके लिए किया जाता है। अब आगे कैश मेमोरी, यह प्राथमिक मेमोरी तथा सीपीयू के बीच अत्यंत तीव्र मेमोरी है। दैट मीन्स जो आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, और सीपीयू, इसके बीच में लगी होती है आपकी क्या? कैश मेमोरी। ये तीव्र होती है। इसमें क्या होता है? जो डेटा आप बार बार एक्सेस करते हो, जो बार बार निर्देश देते हो या बार बार कोई वेबसाइट खोलते हो, यहाँ पे सेव हो जाती है। जब ये चीज़ सेव हो जाती है तो जब अगली बार खोलोगे, पहले क्या होता है? आपने कोई निर्देश दिया तो ये निर्देश कहाँ जाएगा? पहले मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से सीपीयू को जाएगा, सीपीयू प्रोसेस करके भेजेगा। अब जब बार बार कोई चीज़ कर रहे हो तो ये सीपीयू में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से गया, कैश मेमोरी में गया, उसने प्रोसेस करके भेज दिया, क्योंकि यहाँ ये डेटा सेव है। ये होता है इसका। इसमें बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। यह सीधा सीपीयू से जुड़ी होती है तथा मुख्य मेमोरी एवं सीपीयू के बीच क्या? बफर, बफर वो चीज होती है दोनों के बीच में कॉमन एरिया एक ऐसा हो जो लिंकिंग का काम करे, उसका काम करती है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म है उसका। स्थायी मेमोरी है, इसमें क्या होगा? जो संग्रहित डेटा और सूचना है जब स्थायी है तो ये स्वयं नष्ट नहीं होगा, चाहे बिजली जाए या ना जाए, तथा इन्हें बदला भी नहीं। जो डेटा है, ध्यान रखो, रीड आप केवल देख सकते हो, डेटा को रीड कर सकते हो, इसको आप बदल नहीं सकते हो, तो बदला भी नहीं जा सकता है। अब इसके बहुत सारे आगे प्रकार आ गए, जैसे मैं बोला ईपी रोम वगैरह, इसमें एडिटेबल हो जाता है, वो भी पढ़ेंगे। रोम में प्रोग्राम या डेटा को फ्यूज लिंक, जो भी प्रोग्राम डालना है, तो कंप्यूटर में देखते हो कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं ना वो डिलीट नहीं होते हैं, आप बदल नहीं सकते, मोबाइल में भी आजकल आ गए, वो क्या होते हैं? रोम में डाल दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक फ्यूज लिंक के जरिए डाले जाते हैं और उस फ्यूज को बाद में जला दिया जाता है, तो आप उसको एडिट कर ही नहीं पाओगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बर्निंग इन द डेटा। आगे चलते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल है मतलब आप इसमें प्रोग्राम तो डाल सकते हो, एक बार डाल सकते हो, वो भी कौन डाल सकता है? जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम डल गए, फिर इसको आप रीड ही कर सकते हो, इसको भी एडिट नहीं कर सकते। रोम का ही एक प्रकार है जिसमें विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुकूल डेटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। अब आ गए इरेजेबल, एडिटेबल मैंने वहाँ बोला था, इरेजेबल है, ठीक है। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होगा? इसकी उससे ही फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है आपको कि क्या कर सकते हो? आप इसको इरेज कर सकते हो। तो इस प्रकार की रोम में किस चीज़ से इरेज करोगे? पराबैंगनी किरणों के द्वारा इरेज करना होता है। तो इसको आप क्या करते हो? वहां से जहाँ ये लगी होती ना सर्किट से, इसको निकालना पड़ता है बाहर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी। तो जो आपकी ईपी रोम है इसको आप सर्किट से बाहर निकालते हो, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उसके द्वारा इसको साफ करते हो, फिर नया प्रोग्राम डाल सकते हो, इसको बोलते हैं ईपी रोम। फिर एक नई रोम आ गई, डबल ई पी रोम। अभी इसके उस पर मत जाना, नेम पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा आप इसका यूज करते हो, डबल ई पी रोम का। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम में क्या होगा? इलेक्ट्रिकली है, इलेक्ट्रिकली तो हर जगह इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, हर जगह है, मोबाइल में भी है। तो ये जो आपकी मेमोरी है इसमें विद्युत विभव, हाई विद्युत विभव की बात हो रही, उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम या नया डेटा आप डाल सकते हो। इसे फ्लैश मेमोरी कहते हैं, और फ्लैश मेमोरी का बेस्ट एग्जांपल क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को आप यूज करते हो
तो पेन ड्राइव आपका किसका उदाहरण है? EEPROM का। फिर एक होता है चुंबकीय डिस्क। ये क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। जो भी चीज़ करना है आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जितनी भी डिस्क होती हैं उनको मैग्नेटिक एक परत चढ़ानी पड़ती है, क्योंकि चुंबकीय हैं। मैग्नेटिक परत चढ़ानी होती है तो आप क्या करते हो? आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाते हो। उदाहरण क्या है? फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। फ्लॉपी आपने देखी होगी, पहले कंप्यूटर में एक हल्की सी होती थी, प्लास्टिक की बनी होती थी, ऊपर से आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। वो उसकी मेमोरी बड़ी कम होती थी, 1.44 MB। बस वो CPU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। ठीक है, ज़्यादा अब उच्च वाली आ गई तो 2.88। फ्लॉपी की ज़्यादा मेमोरी क्षमता नहीं होती। हार्ड डिस्क की बहुत ज़्यादा होती है, टीबी में होने लगी, अब तो 100 टीबी और ज़्यादा होने लगी है, तो इसकी क्षमताओं का अब कोई वो नहीं है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में जान लेते हैं। यह वृत्ताकार पथों में बटी होती है। इन पथ को, मार्गों को क्या बोलते हैं? ट्रैक। और ट्रैक को पुनः आप किस में? सेक्टर्स में बांट देते हो। इन्हीं में डेटा आपका क्या होता है? संरक्षित रहता है। उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता 1.44 MB और अति उच्च क्षमता वाले की कितनी? 2.88 MB ही होती है। तो क्षमता बड़ी कम होती है इसकी। आगे आते हैं हार्ड डिस्क। इसका यूज तो सभी लोग कर ही रहे होंगे। स्थायी होती है, ये भी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। डायरेक्ट और सीक्वेंशियल एक्सेस में मैं बता चुका हूँ, रैंडम एक्सेस भी बता चुका हूँ। डायरेक्ट एक्सेस में और ज़्यादा होता है, जो भी डेटा है आप तुरंत वहाँ पे पहुँच के एकदम डायरेक्ट तरीके से एक्सेस कर सकते हो, उसके नैनो सेकंड वाला भी। भंडारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसको बनाने में एल्यूमिनियम धातु का बना पतला डिस्क होता है। आगे चलते हैं। प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क। प्रकाशीय डिस्क आपने देखा हो, CD वगैरह, ये उसी के उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है? डेटा को लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। कभी भी CD देखे होगे, जो CD चल रही होती है अंदर, उसके ऊपर एक प्रकाश से चमक रहा होता है जब CD घूम रही होती है, तो लेजर बीम होती है। इसका एक्सेस टाइम जो होता है, जब आप इसमें से जो डेटा है उसको एक्सेस करना है, तो जो तीव्रता की बात हो रही है, कितने तीव्र गति से आप एक्सेस कर पाते हो, तो ये सबसे कम, मतलब टाइम ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा धीमी होती है। मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है। इसमें डेटा को पिट्स एवं लेंस में स्टोर किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेटा को, जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क है उसमें डेटा को किस में स्टोर किया जाता है? तो पिट्स और लेंस में। CD, DVD, BRD इसके उदाहरण हैं। आगे CD देख लेते हैं। तो CD का अकेला CD नहीं होता है, CD रोम बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज क्षमता जो CD होती थी, पहले देखा होगा आपने, 700 MB की होती थी। अगर कोई मूवी ज़्यादा बड़ी है तो 700 MB में जो उस टाइम पे वीडियो क्वालिटी होती थी ना, वो 80 मिनट आती थी। तो अगर कोई मूवी ज़्यादा है, 3 घंटे की है, तो आपको कितने लगना है? 2 से भी ज़्यादा लग जाता है। तो ये होता था। इसमें डेटा को एक बार डालने के बाद बदला नहीं जा सकता, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है। और वो डेटा भी आपका फैक्ट्री में ही डलता है, इसमें जब बन रही होती तभी डाल देते हैं। दूसरा CD रिकॉर्डेबल। इतना ही अंतर है पहले और दूसरे में कि ये खाली CD आती है, लेकिन इसमें एक बार ही आप डेटा डाल पाओगे, फिर दोबारा उसको एडिट नहीं कर पाओगे, बार बार देख पाओगे। खाली CD होती है जिसमें एक बार कंप्यूटर द्वारा डेटा डाला जाता है और बार बार पढ़ा जा सकता है। फिर अगला है CD री राइटेबल, CDRW। इसमें क्या होगा? लिख दिया है री और राइटेबल, तो बार बार आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और डेटा को चेंज कर सकते हो। लिखने पढ़ने का मतलब सिंपल सा है कि कोई म्यूजिक डाला तो उस म्यूजिक को आप क्या डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कट कर सकते हो, फिर से उसको डाल सकते हो। फिर आते हैं DVD। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD रोम की तरह होती है, रीड ओनली मेमोरी की तरह ही DVD होती है, लेकिन इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। CD जल्दी खराब हो जाती थी, DVD इजीली खराब नहीं होती है, लेकिन ये भी समय के साथ धूल वगैरह जाने पे ये भी खराब हो जाती है। किस फॉर्मेट में जो DVD होती थी, उसमें जो वीडियो फॉर्मेट होता था वो MPEG फॉर्मेट होता था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। स्टोरेज क्षमता इसकी बहुत अधिक होती थी उससे, CD के कंपेरिजन में 4.7 GB की होती थी। इस टाइम पे अब HD DVD आने लगे हैं, जो HD मूवीज के लिए होती हैं। इनकी स्टोरेज क्षमता इससे भी 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। फिर ब्लू रे डिस्क, BRD। आज की डेट में आपने देखा होगा 4K मूवीज आ गई। हाई डेफिनेशन तो बहुत पहले आ गई थी, अल्ट्रा HD आ गई।
तो जब इस टाइप की मूवीज को आपको स्टोर करना है तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस उनका स्टोर करने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना हो। तो उसके लिए क्या है, ब्लू रे डिस्क। इसमें क्या होगा, हाई डेंसिटी वीडियो स्टोरेज होता है। भंडारण क्षमता अगर 1 लेयर की है तो 25 GB होती है, और 2 लेयर की है तो 50 GB। तो ये सारी जितनी भी मेमोरी थी आपकी हो चुकी हैं, जितनी भी मुख्य मुख्य थी। अब पेन ड्राइव कार्ड, मेमोरी कार्ड वगैरह इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, ये तो सबको पता ही है कि क्या होता है। अब देख लेते हैं जो मुख्य मेमोरी होती हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर। तो जो सबसे तीव्र होती है वो होती है रजिस्टर। इसका एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनो सेकंड में ही ये एक्सेस हो जाती है। आपने क्लिक भी नहीं कर पाओगे तुरंत। नैनो सेकंड समझो कितना कम होता है। इसके बाद इसकी क्षमता बड़ी कम होती है, 200 बाइट, तो हजारों की संख्या में रजिस्टर लगते हैं इसलिए। दूसरी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, 3 से 10 नैनो सेकंड, और स्टोरेज क्षमता 32 KB से 4 MB। ये क्षमताएं बढ़ गई हैं, हर चीज़ की बढ़ गई हैं। तो ये पुराना डेटा होता है, जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है, डेटा पुराना होता है, तो इसकी हायर लिमिट पे मत जाना। रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरे नंबर की तीव्र मेमोरी है, 11 से 60 नैनो सेकंड तक लगते हैं इसमें। तो तीसरे या चौथे इसमें बोल सकते हो, ये भी है क्योंकि 10 से 50 ये मिली सेकंड है। अच्छा ठीक है, ये तीसरे नंबर की है, ये नैनो सेकंड है, NS की बात हो रही, यहाँ पे आपके मिली सेकंड आ गए, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है आपका 16 MB मिनिमम, उसके बाद कितना भी हो जाता है। मैग्नेटिक डिस्क 10 से 50 मिली सेकंड, और ऑप्टिकल डिस्क 100 से 200 मिली सेकंड। तो सबसे धीमी मेमोरी आपकी कौन सी होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। यहाँ पे आज की क्लास ख़त्म होती है। जो आपके हार्डवेयर है, एक पार्ट और आएगा हार्डवेयर का, तो उसमें आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर समाप्त हो जाएंगे, उसमें आउटपुट डिवाइस भी आ जाएंगे और कंप्यूटर सिस्टम भी आ जाएगा। आप लोग पढ़ते रहो, बार बार रिवीजन की है किसी भी एग्जाम में सफल होने की। रिवीजन सुबह का, मॉर्निंग का 2 आवर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए देना है। सिर्फ आपके जो इसेंशियल वर्क हैं उनको कर लो, किसी से बात करना, टाइम पास करना है, कुछ और करने का जरूरत नहीं है। रिवीजन जब आप करते हो तो हार्ड कॉपी से करो हमेशा, या तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो जो आपको कंटेंट मिल रहा है PDF, या खुद से बना रहे हो तो भी ठीक है। लेकिन रिवीजन कभी भी वीडियो देख के नहीं होता है। वीडियो समझ बनाने के लिए होता है, चीज़ें बनाने के लिए होता है। एक बार पेपर पे आ गया तो वीडियो देखने में जितना टाइम खराब करोगे उतने में आपकी 3 क्लासेज का आप रिवीजन कर पाओगे। तो रिवीजन हमेशा हार्ड कॉपी से करो। अगर ये क्लासेज सही लग रही हैं, आपको लग रहा है काम की हैं, तो अपने आसपास शेयर भी करते रहो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से, जो भी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।